हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईपीओ बास्केट चैनल पर, जहां हम एक्सक्लूसिवली आईपीओस और आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ के बारे में, जिसमें हम एक ब्रीफ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस बैंक का और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। बैंक के आईपीओ अनाउंसमेंट के बाद इस आईपीओ के अगेंस्ट में एक अपील पिटीशन भी फाइल की गई सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, इसके अराउंड 6 एग्जिस्टिंग फॉरेन शेयर होल्डर्स द्वारा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। चलिए सबसे पहले हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का बैकग्राउंड जानते हैं ब्रीफ में। जैसा कि कंपनी ने अपनी आरएचपी में मेंशन किया है कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, जिसकी हिस्ट्री लगभग 100 साल पुरानी है। ये कंपनी मुख्य तौर पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसमें एग्रीकल्चर और रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर्स भी शामिल है। अगर हम बात करें मार्च 31, 2022 तक की, तो इस बैंक की टोटल 106 ब्रांचेस है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, 247 ब्रांचेस है छोटे शहरों में और 76 ब्रांचेस है बड़े शहरों में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब टोटल 509 ब्रांचेस। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि 2022 में इस बैंक का नेट प्रॉफिट सेकंड हाईएस्ट रहा है अगर हम कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटर्स से तो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहा है जो कि 1.66% था एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो कि एवरेज 0.80% था 2022 में। इस बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका नाम था नदर बैंक लिमिटेड। फिर 1962 में इस बैंक का नाम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया और साथ ही इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकिंग बिजनेस करने के लिए लाइसेंस मिल गया और शुरू से ही इस बैंक का हेडक्वार्टर तूतुकुडी तमिलनाडु में रहा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का तमिलनाडु में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, पर तमिलनाडु के अलावा भी बैंक का प्रेजेंस देश के 15 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। चलिए अब हम बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि इस बैंक के लिए फेवरेबल या नॉट फेवरेबल हो सकती है। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग अभी भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाई है और इसी गैप की वजह से नो डाउट इंडिया में इस सेक्टर में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा स्कोप है बिजनेस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो इंडिया में डोमेस्टिक बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर जीडीपी का 55% रहा है 2020 में, और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का 217% रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि इस बैंक के आरएचपी में मेंशन किया गया है, साल 2016 से 2021 तक बैंक डिपॉजिट्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा रहा है। कंपनी ने अपने आरएचपी में ये भी मेंशन किया है कि कोविड-19 के सेकेंड आउटब्रेक के बाद बोरोवर्स और लेंडर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हुआ, जिससे ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट कम रहा, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 के थर्ड क्वार्टर से वापस ग्रोथ होनी शुरू हुई, जो कि फोर्थ क्वार्टर में और बेहतर रहा। आरएचपी में एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि ट्रेडिशनली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट टोटल बैंक क्रेडिट का एक मेजर प्रपोर्शन रहता है। हालांकि लो प्रॉफिटेबिलिटी, वीक कैपिटल पोजीशन, लो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बढ़ते स्ट्रेस्ड लोन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए लोन ग्रोथ में स्लो डाउन का मुख्य कारण रहा है, जिस वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि रिलेटिवली वेल कैपिटलाइज्ड है और पब्लिक सेक्टर बैंक से अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रखते हैं। अगर हम कंपेयर करें 2015 में बैंक्स के टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का 71% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था, वहीं ये 2022 में 58% पर आ गया। तो इन पॉइंट्स को एनालाइज करके हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बैंकिंग इंडस्ट्री में मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पब्लिक इशू को लाने के पीछे बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी का कहना है कि वो इस इशू के माध्यम से अपने टायर 1 कैपिटल बेस को बढ़ाना चाहती है अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स लिस्ट होने के बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहती है। इसके अलावा और कोई मेजर रीज़न कंपनी ने अपने आरएचपी में मेंशन नहीं किया है। तो अब हम इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो कि है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, और 2020 से 2022 तक कंपनी के टोटल एसेट्स में अराउंड 22% का ग्रोथ हुआ है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी बैंक की कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। 2020 से 2022 की बात करें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी अराउंड 16.6% का ग्रोथ रहा है।
जैसा कि आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। अगर हम 2020 से 2021 को कंपेयर करें तो बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 48% का ग्रोथ हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में भी अराउंड 36% का ग्रोथ हुआ है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। किसी भी बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 1.80% था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये बढ़कर 1.98% हुआ, पर 2022 में ये सब्सिक्वेंटली इंप्रूव होकर 0.95% हो गया। बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो भी काफ़ी अच्छा है। 2020 में ये 80.75% था, 2021 में ये 79.53% था और 2022 में ये बढ़कर 87.92% रहा। अगर आपको प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है नहीं पता है तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पीसीआर या प्रोविजनिंग कवरेज रेशो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ फंड्स होते हैं जो बैंक्स अपने पास अलग से सेव रखती है बेड डेट्स की वजह से। अगर लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को काउंटर करने के लिए हाई पीसीआर रेशो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यूजुअली अगर पीसीआर 70% के ऊपर है तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। आरएचपी में बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करके बताया है, जो कि क्लियरली विजिबल है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का काफ़ी बेहतर है इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये लोएस्ट है बाकी सभी पीयर्स के कंपैरिजन में और नेट एनपीए भी सेकंड लोएस्ट है। तो ओवरऑल बात करें तो बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट प्रेजेंस और कस्टमर ट्रस्ट भी स्ट्रॉन्ग है। बैंक का फोकस एरिया एमएसएमई, एग्रीकल्चर और रिटेल कस्टमर्स है, जिससे बिग कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स का रिस्क भी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में एक अच्छा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इस बैंक के कुछ एग्जिस्टिंग फॉरेन शेयर होल्डर्स ने इस आईपीओ के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया था एसएटी में। इन इन्वेस्टर्स की कंबाइंड होल्डिंग है 23.2% की और ये शेयर होल्डर्स इस आईपीओ पर स्टे चाहते थे क्योंकि इनका कहना है कि जब बैंक ने सितंबर 2021 में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था तब डीआरएचपी में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों कंसिडर किए गए थे, बट तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने ऑफर फॉर सेल का डिसीजन ड्रॉप कर दिया और इसलिए ये शेयर होल्डर्स न्यू डीआरएचपी डिमांड कर रहे थे, बट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस अपील को ड्रॉप कर दिया। चलिए अब इस आईपीओ के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ की स्टार्ट डेट 5 सितंबर है और लास्ट डेट 7 सितंबर 2022 है। बिड लॉट 28 शेयर्स का है और प्राइस बैंड है 500 रुपये से 525 रुपये तक। मतलब कट ऑफ प्राइस पर एक लॉट की कीमत है 14,700 रुपये। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन डेट है 12 सितंबर और स्टॉक एक्सचेंज पर इस शेयर की लिस्टिंग 15 सितंबर को होगी। अगर आप इस आईपीओ का और डिटेल्ड एनालिसिस और इस बैंक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप www.industriesandstocks.com पर विजिट करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने डिस्कस की है ये बैंक के आरएचपी से ली गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको एक डिसेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगा होगा और आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर हम एक्सक्लूसिवली आईपीओस और आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।